नमस्कार। आज वर्ल्ड मदर्स डे के अवसर पर हम डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पारा जेके हॉस्पिटल उदयपुर से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से माँओं को अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आकांक्षा माँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जैसे माँ बनने के बाद ज़्यादातर महिलाएं खुद को लेकर के थोड़ी सी केयरलेस हो जाती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान देना छोड़ देती हैं, तो आपका इस पे उनको क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। ये सवाल सही है कि एक बार डिलीवरी के उपरांत माएँ कुछ हद तक अपने लिए थोड़ा केयरलेस हो जाती हैं, क्योंकि शायद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे के आने से घर में एक नई खुशी होती है, नया उत्साह होता है, और माँ ही नहीं, शायद पूरा घर उस बच्चे के आसपास घूमता रहता है। सबको उसकी फिक्र होती है, सब कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सब जगह से बधाइयाँ आ रही होती हैं। तो ये कारण है कि माँ अपने ऊपर कम ध्यान देती हैं। बट मैं कहना चाहूँगी, आज मेवाड़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये वो समय है जिसे हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की गर्भावस्था। प्रेगनेंसी के दौरान तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, सभी माएँ ज़्यादातर अपने आहार का, अपने रेगुलर चेकअप्स का, मेडिसिन्स का, परिवार के भी लोग उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने दूध लिया कि नहीं, उन्होंने ठीक से खाना खाया कि नहीं, ड्राई फ्रूट्स लिए कि नहीं, अल्ट्रासाउंड टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं। यही सिंसियरिटी, यही डेडिकेशन उन्हें डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि जब आप बच्चे को स्तनपान करा रहे होते हैं, फीड करा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कैलोरीज़ की, जो रोज़ के खाने की में जो कैलोरीज़ होती हैं, उसकी मात्रा और बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अब आपको उसे फीड कराना है। और जो आयरन कैल्शियम आप डिलीवरी के पहले ले रहे थे, गर्भावस्था के दौरान ले रहे थे, वो भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, स्पेशली कैल्शियम, क्योंकि आप फीड करा रहे हैं। दूध तो पीना ही है, पौष्टिक आहार तो लेना ही है, लेकिन साथ में आपको ये सप्लीमेंट्स भी कंटिन्यू करने हैं। डिहाइड्रेशन, कहीं ना कहीं हमने देखा है पानी की मात्रा भी कम हो जाती, पानी हम कम पीने लगते हैं, जिसकी वजह से स्तनपान में भी कमी आ सकती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, और कुछ नए इन्फेक्शंस जैसे कि यूटीआई ये भी हो सकते हैं। आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगी। जब आप नए माँ बनते हैं तो आपका नींद भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई होती है, आप उतना अधिक नहीं सो पाते हैं। तो कोशिश करें आप अपने आहार, अपने एक्सरसाइज, अपने आराम का बहुत ध्यान रखें। जैसे हमने अभी माँओं के स्वास्थ्य के बारे में बात की, तो माँ बनने के बाद के सफ़र में काफ़ी महिलाओं को काफ़ी गलतफहमियाँ या मिथ्स होते होंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं किन मिथ्स में प्रेगनेंसी के बाद काम करती हैं? मिथ्स, ये तो देखिए, भारत देश में अभी भी कुछ सुपरस्टिशंस, कुछ अंधविश्वास, इसका हिंदी शब्द है, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं, कुछ इस तरीके की पुरानी बातें हैं जिन्हें हम आज भी मानते चले आ रहे हैं और उन पर हमारा बहुत भरोसा है। बट जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रखें। कुछ पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अमूमन मैंने देखा है महिलाएं बहुत कम पानी पीती हैं डिलीवरी के। इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल में ही होती हैं, उनका फर्स्ट डे है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन के बाद से जब से हम अलाउ करते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें ढक्कन में थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे होते हैं। बहुत बार मना ही कर देते हैं कि पानी नहीं पीना है, और जब उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ये मानना है कि इससे पेट फूल जाता है। तो ये बहुत ही गलत सोच है, इसको अब प्लीज़ पीछे छोड़िए। इनफैक्ट आपको पानी अधिक से अधिक पीना है, जो 2-2.5 लीटर 3 लीटर के बीच में मौसम के अनुसार, और ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब हमें बहुत प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएंगे। आप प्लीज़ अच्छे से पानी पीजिए। और दूसरा मिथ ये है कि खाने को नहीं देते हैं, नमक बंद कर देते हैं, एक टाइम ही थूली दे रहे हैं, दूसरे टाइम शायद जो भी वो घर में एक दवाई सी बनाई जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो चीज़ें ना लें आप। वो अगर कोई अच्छा देसी घी का लड्डू, सारे ड्राई फ्रूट्स डला हुआ, गोंद डला हुआ
बनाया जा रहा है तो उसको लें, दूध के साथ उसका भी सेवन करें, बट एक नॉर्मल हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना नमक का खाना लेंगे या सिर्फ एक टाइम ही खाएंगे तो आप खुद सोचिए, ये जो आप कमज़ोरी हमेशा महसूस करती हैं डिलीवरी के उपरांत, वो होना बहुत स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा है कि जो कैलोरी इनटेक है, जो मात्रा आपको चाहिए पोस्टपार्टम पीरियड में वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, वो आपके प्रेगनेंसी के समय से भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और जो छोटे मोटे हैं कि ठीक है घर से कुछ दिन बाहर नहीं निकलना, इट इज़ ओके, आप वो चीज़ें फॉलो कर सकती हैं। उनके एक थोड़े से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं कि चलिए ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे तो इन्फेक्शन का सोर्स कम से कम रहेगा। तो अगर आप घर में रह रहे हैं, आपको कुछ अर्जेंटली बाहर नहीं जाना है, आप उस चीज़ को मान लीजिए, लेकिन खाने पीने, पानी नहीं पीना, बिल्कुल ज़मीन में नहीं बैठना। हाँ, नहाना, बहुत लोगों ने नहाना भी बंद कर देते हैं आजकल। देखिए, चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आजकल सिजेरियन के बाद भी इतने अच्छे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स आते हैं, सबक्यूटिकुलर स्टिचेस होते हैं, आजकल बड़े बड़े टाँके कहीं पे भी नहीं लगाए जाते हैं। सब मेडिकल साइंस एकदम आगे बढ़ चुका है, तो ये नहाना ना बंद करें। इनफैक्ट आप नहाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे। रादर नीचे की तरफ भी जो स्टिचेस लिए जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, आपको उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें बहुत साफ़ सफाई रखनी है नीचे की जगह। हम एक सिड्स बात होता है जो गर्म पानी में सैवलॉन डाल के बैठने को बोलते हैं, जिससे कि टाँकों में उन्हें आराम रहे, वो फॉलो करिए। और नहाना, खाना पीना, इसमें किसी भी तरह की पुरानी विचारधारा को प्लीज़ ना फॉलो करें, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से महिलाएं काफ़ी मिथ्स पे चलती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, तो एक और प्रश्न इससे मेरे दिमाग में आया था मैम कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे तो महिलाएं बहुत जागरूक रहती हैं, टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाने आती हैं, कुछ भी होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखती हैं, लेकिन एक बार डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो डॉक्टर के पास आना भी बहुत अवॉइड करती हैं, और उनमें पोस्ट प्रेगनेंसी जो लक्षण होते हैं उसको भी काफ़ी अवॉइड करती हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जो उन्हें देखने चाहिए, और फॉलोअप कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन है आपका, और बिल्कुल सही कहा कि जब तक प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने कहा, सारे ही एक अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में जा रहे हों या प्राइवेट सेटअप में जा रहे हों। अब बहुत रेगुलर एंटीनेटल क्लिनिक्स चल रहे हैं, चेकअप्स बहुत रेगुलर होते हैं, बट पोस्ट नेटल क्लिनिक आज भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं और उसको लेके उतनी जागरूकता नहीं है। देखिए, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन, आपका डॉक्टर, आपकी जो भी महिला डॉक्टर होंगी, वो आपको ज़रूर बताएंगी कि आपको नेक्स्ट विजिट पे कब आना है। सामान्यतः सिजेरियन के हम 7वें 8वें दिन पेशेंट को बुलाते हैं, जिससे कि हम एक बार उसकी स्टिच लाइन देख लें, सब ठीक है। अगर कुछ नॉट काटनी है, कुछ भी कट करना है, वो कर सकते हैं। हम उसी समय ये भी देख लेते हैं कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस कैसा चल रहा है, स्तनपान में उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं आ रही है, पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा थकावट या पैरों में कोई सूजन, कोई इस तरह का, या पेशेंट बहुत कमज़ोर दिख रहा हो, बहुत पेल हो, उसे कहीं ब्लड लॉस तो ज़्यादा नहीं हो रहा है डिलीवरी के बाद। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं जिनका हम एक क्विक चेकअप कर लेते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछ के हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है। नॉर्मल डिलीवरी का फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को सिजेरियन के लिए तो फिर भी लोग आ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहीं आते, लेकिन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हमें नीचे जो स्टिच लिया रहता है, जिसको हम एपिजियोटमी कहते हैं, उसे एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ों का भी एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आजकल कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी कॉमन हो गई। लेट्स से आप सब जानते होंगे, थायराइड की समस्या, किसी किसी महिला का प्रेगनेंसी के दौरान बीपी भी बढ़ता है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है या शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें फॉलोअप कराना है। ये बात ठीक नहीं है कि जो दवाइयाँ उस समय चल रही हैं उनको आप अचानक से डिलीवरी के बाद बंद कर दें, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे बीपी की हो। उसका एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक फॉलोअप होता है कि हमें दोबारा कब इस चीज़ को वापस चेक करना है, हमें क्या डोज चेंज करनी है। जो दवाई मान लीजिए उनकी बीपी पे उस समय चल रही है, वो डिलीवरी के बाद चेंज हो जाएगी, उसे बंद करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय आप ना लें, ये निर्णय आप डॉक्टर को लेने दीजिए।
और कई बार ऐसा होता है कि थायराइड की हो सकता है मात्रा कुछ कम ज़्यादा होगी, लेकिन थायराइड की दवाई भी कंटिन्यू होती है। बीपी की भी हम 12 हफ्ते बाद डिसाइड कर पाते हैं कि ये प्रेगनेंसी से जो बीपी बढ़ा है वो है कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। तो इन चीज़ों के बहुत ही निर्धारित फॉलोअप्स हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनें और प्लीज़ उन्हें फॉलो करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादातर डिलीवरी के बाद हम एक और पोस्टनेटल चेकअप करते हैं लगभग 6 हफ्ते या 1.5 महीने के बाद। उस चेकअप की ये इम्पॉर्टेंस है कि हम आपको बर्थ स्पेसिंग या जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। 2 बच्चों में अंतर रखना या आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो कोई भी अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसी ना हो, आपको किसी भी तरीके के मिसकैरेज या अबॉर्शन से ना गुजरना पड़े, उसके लिए वो 1.5 महीने पे जो एडवाइस दी जाती है उसे भी आप ध्यान से सुने। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पोस्टपार्टम IUCD इंसर्शन होने लगे हैं, बहुत सारी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स ऐसी गोलियां हैं जो हम डिलीवरी के बाद भी मरीज़ को दे सकते हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो अपने पोस्टनेटल चेकअप्स को भी उतनी ही सजगता, उतनी ही सीरियसली लीजिए जितनी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान के विजिट्स को लेते हैं। ये मेरा आपको आखिरी और मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश है। और सभी माएँ जो भी मुझे सुन रही हैं, जिनके परिवार वाले हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि पोस्टनेटल चेकअप्स को भी अहम मानिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना कुछ बताया। आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पारस JK हॉस्पिटल उदयपुर में हमारे पास गायनेकोलॉजी में क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं? पारस JK हॉस्पिटल में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। फिर भी अगर उन्हें डिटेल में मैं बताना चाहूँगी, एक तो हमारा हॉस्पिटल 24/7 महीने का कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, 24/7 इमरजेंसी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। पेशेंट किसी भी समय पे किसी भी दिन में आता है तो उसे बिल्कुल देखा जाएगा और तुरंत उसका उपचार किया जाएगा। सिर्फ गायनी विभाग में भी नहीं, सभी विभागों में। और यहाँ हर विभाग में 2 डॉक्टर कार्यरत हैं। लाइक अगर आपने मुझसे गायनी विभाग के बारे में पूछा तो ऑब्स एंड गायनी में डॉक्टर शीतल कौशिक मैडम और मैं हूँ। तो यदि ऐसा भी कभी होता है कि मान लीजिए कोई एक कंसल्टेंट उस समय नहीं देख पा रहा है तो हम दूसरा कंसल्टेंट है जो तुरंत पेशेंट को अटेंड करेगा। सिमिलरली हमारे पास अलग से डेडिकेटेड गायनेक स्टाफ है, लेबर रूम स्टाफ है, जो इन पेशेंट्स को जो डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान पेन के साथ आते हैं उन्हें देखते हैं। प्लस यहाँ पे एक NICU है, नियोनेटल, जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। वहाँ पे भी हमारे पास 2 नियोनेटोलॉजिस्ट, 2 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। OT की सेवाएं 24 घंटे यहाँ पे खुली रहती हैं। किसी भी समय पे कोई भी इमरजेंसी सर्जरी, कई बार देखिए आप एक बड़े हॉस्पिटल के स्वरूप में हम यहाँ पे हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, तो हमारे पास कई तरीके के रेफर्ड केसेस आते हैं। एक्लैम्शिया हो गया, कभी कोई रप्चर यूट्रस हो गया, इस तरह की कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई, तो उसे भी अटेंड करने के लिए 24/7 हमारी टीम है, जिसमें ऑब्वियसली गायनेक विभाग तो आएगा ही आएगा, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन साथ में इंटेंसिविस्ट, मेडिसिन, OT टीम, एनेस्थेटिस्ट जो कि हमेशा रेडी रहते हैं। ये तो बात हो गई ऑब्स्टेट्रिक्स की, जो प्रेगनेंसी के दौरान की इमरजेंसी सेवाएं और रूटीन सेवाएं। अदरवाइज़ अगर आप गायनी, जनरल गायनी या औरतों के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो महिलाओं से के स्वास्थ्य से संबंधित हमारे पास अलग से इवन हेल्थ पैकेजेस हैं। और प्रेगनेंसी के अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, इन जनरल भी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सभी तरह की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो, पैप स्मीयर टेस्ट हैं, सभी तरीके की खून की जांचें। इनफैक्ट हमने उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस भी बना रखे हैं जिसका वो पूरी तरह बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं पारस JK हॉस्पिटल में। और इस चीज़ का मैं आपको पूरा भरोसा देती हूँ कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है तो वो कभी हमसे निराश होकर नहीं जाएंगे, और हमारा पूरी कोशिश होती है कि हम उनके सभी सवालों का जवाब दें, उनको जो भी तकलीफ़ है उसका तुरंत टाइमली उनको वो उपचार मिले। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट केयर इज़ आई थिंक आवर मोटो, आवर गोल। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पारस JK हॉस्पिटल उदयपुर।
और आखिर में मैं आप सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. थैंक यू. नमस्कार. आज मदर्स डे के ओकेजन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीतल कौशिक, पारस जे के हॉस्पिटल उदयपुर से स्त्री रोग विशेषज्ञ. हम इनसे मदर्स की हेल्दी लाइफ, उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे मदर्स डे के ओकेजन पे. तो शीतल मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती थी, प्रेगनेंसी जैसे इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू मदरहुड के प्रति उनका पहला स्टेप है. तो प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में शारीरिक और मानसिक तौर से क्या क्या बदलाव देखे जाते हैं? नमस्कार आप सबको. टू स्टार्ट विथ मैं एक बहुत अच्छी 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि हिसाब लगाकर आप देखोगे तो हर रिश्ते का प्यार आपको थोड़ा आधा अधूरा नज़र आएगा, पर अगर माँ के रिश्ते का प्यार, मातृत्व प्यार देखोगे तो वो आपको ज़्यादा और 9 महीने ज़्यादा नज़र आएगा. तो ये जो 9 महीने का पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड, सो दैट पीरियड ये है, इसमें चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी में. जैसे आपके बॉडी में एक नया सोल, एक नई लाइफ आ रही है, तो चेंजेस इन द बॉडी दे शुड बी वेलकम. अगर हम लेते हैं प्रेगनेंसी को, तो प्रेगनेंसी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 3 months to 6 months, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 6 months to 9 months. तो इनिशियल जो होते हैं फर्स्ट 3 months के चेंजेस आर द ग्रॉस चेंजेस. उसमें ये होता है सडनली हार्मोनल इतना ज़्यादा हाई लेवल्स हो जाते हैं कि फीमेल्स में नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, वो अपने बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते विद ऑल दिस चेंजेस. साथ में थोड़े से मेंटल स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, ये बहुत कॉमन हो जाती है शुरुआत में. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी चेंजेस जो होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. किसी किसी को उस वक्त स्किन में चेंजेस नज़र आ सकते हैं, फिजिकल चेंजेस जैसे आप कहते हो, एक्ने हो जाएंगे, या फिर बॉडी पे थोड़े से ब्लैकिंग, डार्क कलर के स्पॉट्स हो जाना, जिसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, लीनिया एल्बिकन्स बोलते हैं. दैट इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी शुरुआत के 3 महीने में. वॉमिटिंग होती है, इसके वजह से आप कुछ खा पी नहीं सकते हो. अगर इफ़ यू डोंट ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में. फिर वॉमिटिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, कब्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो फाइनली ऐसे होता है, योर होल बॉडी इज़ वेरी इरिटेबल इन स्टार्टिंग 3 months. पर अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे, इफ़ यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर आपके डाइट पार्ट में थोड़ा फाइबर्स रहता है, इफ़ यू सी गायनेकोलॉजिस्ट, प्री नेटल मेडिकेशंस लोगे, तो ये पार्ट बहुत स्मूथली आपका निकल जाएगा. सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months to 6 months. इसमें आप थोड़े से कंफर्टेबल फेज में आ जाओगे. थोड़ा सा पेल्विक एरिया में थोड़ा पेन होगा, नीचे की तरफ पेन होगा, यूरिन इन्फेक्शन डेफिनेटली, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन थोड़ा हाई साइड पे रहेगी, कॉन्स्टिपेशन डिपेंड ऑन योर डाइट, ऐसे रहेगा. बट ये जो बीच वाला ट्राइमेस्टर है थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है. देन कम्स द थर्ड ट्राइमेस्टर. इसमें योर बेबी बम्प विल बी विजिबल. एब्डोमेन बहुत ज़्यादा, जैसे बेबी आपको ऑलमोस्ट 1 kg प्लस हो जाएगा, तो पेट का, यूट्रस का जो हाइट है, जो साइज़ है, वो बढ़ जाएगा. इसके वजह से आपको थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं लास्ट 3rd month में. तो दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न. सेकेंड होता है बेल्चिंग, एसिडिटी होना, गैसेस होना, ब्लोटिंग सा सेंसेशन होना. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जो मसल को रिलैक्स करते हैं. तो दीज आर द चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं. और जैसे ही आप 9 month को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले होगे, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हो जाएगा, क्योंकि हेड अपना पोजीशन ले लेता है नीचे. तो ये बेसिक थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो नॉर्मली 90% फीमेल्स में रहते हैं. एंड आई टेल यू, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. 2 फीमेल के प्रेगनेंसीज आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो कि दिस और ये प्रेगनेंसी सेम है. एवरीवन हैज़ गॉट वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अबाउट देयर प्रेगनेंसी. किसी को मीठे का शौक हो जाता है, किसी को नमकीन का शौक होता है, किसी को एवर्शन हो जाता है, जो खाना वो खा रहे थे मीठे से एवर्शन हो जाता है. सो इट इज़ एंटायरली डिफरेंट. इट इज़ अ वेरी, आई वुड से, अ वियर्ड सिचुएशन. कभी ऐसे लगता है. तो मैम, जैसे आपने बताया कि सबका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होता है,
तो ऐसी क्या नॉर्मल शिकायतें हैं जो महिलाएं लेकर के आती हैं अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में? जी जी, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं महिलाओं के। प्रेगनेंसी होते उनका फर्स्ट रहता है कि मैं अब कितना काम कर पाऊँगी, मैं जॉब कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मेरा ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी ट्रैवलिंग, और रेडिएशन को मैं सोनोग्राफी बार बार करवाऊंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मेरे बेबी को। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। फिर मैं स्क्वाट्स कर पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी प्रेगनेंसी में, कहीं मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन जो होता है उनका, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, ये आप फर्स्ट डे में बता दीजिए। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। तो माई आंसर टू देम इज़ एज कम्पेयर, जैसे आप पूछ रहे हो मेरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, इसमें तो लास्ट में आफ्टर 9 मंथ आप कंप्लीट करते हो तो बेबी की पोजीशन, वेट ऑफ द बेबी, आपका स्टेटस, बीपी कैसा है, पल्स कैसा है, एवरीथिंग लुकिंग इनटू ऑल द क्राइटेरियाज, नॉर्मल डिलीवरी डिसाइड होती है। सो अभी तो मेरा यही रहेगा उनके लिए, नॉर्मल और सिजेरियन के लिए यही रहता है, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब हमको वो मौका मिलेगा, जब आपके डिलीवरी पेन्स आएंगे, देन विल सी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप नॉर्मल डिलीवर करोगे, अदरवाइज सी सेक्शन के लिए जाओगे। सेकेंडली सोनोग्राफी, कि कितने सोनोग्राफी सेफ है। सो रेडिएशंस जो होता है प्रेगनेंसी में, दैट इज़ नॉट सेफ, बट सोनोग्राफी इज़ नॉट अ रेडिएशन। इसलिए आपको जितनी सोनोग्राफीज आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उतनी आपने करवाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। एक सोनोग्राफी सेफ होती है और दूसरी MRI भी सेफ होती है इन एमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, पर एक्सरे और CT स्कैन इज़ नॉट सेफ, सो बेटर टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स इन प्रेगनेंसी। और ट्रैवलिंग का डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नीचे नहीं बैठी हो, लो प्लासेंटा नहीं हो, तो आप आराम से मूव कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ योर योगा एक्सरसाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। पर अगर प्लासेंटा नीचे है या आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि यूट्रस का माउथ ओपन है, छोटा है माउथ, तो डेफिनेटली आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली पूछते हैं मेरे से। अब जैसे माएँ हैं, उनके बीच में अब देखा जाए तो ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये ओवर थिंकिंग उनको किस तरीके से हार्म कर सकती है या आगे चल के उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है? ओवर थिंकिंग तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल के न्यू जनरेशन में, एंड आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस गूगल नॉलेज। क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो अपना डायग्नोसिस बना के आते हैं मेरे पास कि मुझे हेडेक हो गया था, तो मैंने सोचा कोई ट्यूमर तो नहीं है मेरे दिमाग में। मैंने कहा किसने कहा? गूगल में देखा तो उन्होंने बोला कि ट्यूमर की वजह से हेडेक हो सकता है। सो दिस इज़ अ डायग्नोसिस वो मेरे पास लेके आते हैं। सो पहली बात तो गूगल इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इट इज़ नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात होती है, बट उसी के बारे में सोच के आप स्ट्रेस होते हो। गो टू अ प्रॉपर पर्सन, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, टॉक टू द डॉक्टर, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। जितना आप ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ेगा, योर बीपी विल राइज, और सारे बॉडी में आपका हार्ट, आपके किडनीज, ब्रेन, इनका फंक्शन बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तो जितना स्ट्रेस आप लोगे, जितना ओवर थिंक करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर योर बॉडी, योर हेल्थ। बेटर है नॉट टू ओवर थिंक। और सेकेंडली आई वुड से कि ओवर थिंक, जब भी आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, जस्ट वर्कआउट करिए, आप वॉक करिए, डांस करिए, म्यूजिक सुनिए, वॉट एवर यू लाइक, ये करना चाहिए। बट ओवर थिंकिंग इज़ अ थिंग जिससे आप अपनी एफिशिएंसी कम कर रहे हो। तो मैम, जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की कि क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से जर्नी चलती है, तो अगर हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं तो डिलीवरी से लेकर के मेनोपॉज तक की जो जर्नी होती है वुमेन की, बोलते हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, उनके हार्मोन्स में। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट? राइट, पहली बात तो प्रेगनेंसी को और डिलीवरी को यू जस्ट टेक इट एज अ यू कैन टेक बहुत बड़ा रिवॉर्ड गॉड हैज़ गिवन यू, ऐसे लेना चाहिए। और डिलीवरी के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब आपको ऑलमोस्ट आपके हाफ ऑफ द टाइम बेबी के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी आपके। ऐसे टाइम पे ये होता है कि आप इतने बेबी में एनग्रॉस हो जाते हो कि यू फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ आप कैल्शियम के मेडिकेशंस नहीं लेते हो, आप बेबी को फीड करा रहे हो तो बॉडी से कैल्शियम लॉस हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है, ये सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी है। सेकेंडली, आप बॉडी की तरफ नेग्लेक्ट करते हो, जिसकी वजह से अननेसरी फैटी लीवर्स होते हैं, वज़न बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और वज़न बढ़ना आजकल के फीमेल्स तो आपको पता है, आजकल के नहीं, इट इज़ अ गुड थिंग आई सपोज। तो ये होता है कि जैसे वज़न बढ़ता है वो ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। सो बेटर है ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, इवन आफ्टर डिलीवरी, इवन सिजरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, वर्कआउट विद इन अ मंथ दे शुड स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, राइट? टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम
आयरन और बाकी के सप्लीमेंट्स लेते रहे, और रेगुलर एक हेल्थ चेकअप हर साल हो जाना चाहिए इन फीमेल्स का, इन टर्म्स ऑफ थायराइड, शुगर, ये सारे लेवल्स उनके देख लेने चाहिए। सेकेंडली अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखे वो, और अगर वो वर्किंग फीमेल है तो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 3 months दे शुड जॉइन टू देयर रूटीन वर्क। तो जितना आप मेंटली काम करोगे उतना ज़्यादा आपको ये स्ट्रेस फैक्टर्स और ये जो इरिटेशन है, डिप्रेशन, उससे दूर रहेंगे। एंड दे कैन गिव प्रॉपर केयर टू द बेबी ऑल्सो। अगर आप वर्क रहते हो तो आपको पता होता है कितना टाइम मेरे पास है, हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। देन कमिंग टू मेनोपॉज। मेनोपॉज एक सिचुएशन है जिसमें आपके जितने हार्मोनल लेवल्स थे बॉडी में, फीमेल के बॉडीज़ में जो हार्मोन ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, वो ऑर्केस्ट्रा थोड़ा सा एक लेवल पे आके धीरे धीरे इट इज़ स्टॉपिंग, दैट इज़ मेनोपॉज। अब इसमें ये होगा, पॉजिटिव बात तो ये होती है कि अब मेंसेस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा, पर एक नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि जैसे हार्मोनल लेवल्स कम होते बॉडी में, आपकी जो बॉडी में अभी तक हार्मोन का सपोर्ट था वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। उसकी वजह से आपके हार्ट को अर्ली चेंजेस ऑफ जो भी डायबिटिक स्टेट जल्दी हो जाएगा, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आने हो वो आना शुरू हो जाएगा, एक डिप्रेशन से फीलिंग आ जाएगी मेनोपॉज जब हार्मोन्स कम होते हैं। तो बेस्ट वे टू अवॉइड सच टाइप ऑफ पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स या मेनोपॉजल सिम्टम इज दैट कीप अ चेक ऑन योर वेट। जैसे वेट बढ़ेगा मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत एग्रावेट होके होंगे। सेकेंड ये रहेगा कि आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एट एनी एज आपको वर्कआउट करना, अगर आप डांस 50 ईयर्स तक भी डांस करते हो तो सडनली स्टॉप मत करिए, यू शुड कंटिन्यू विथ योर रूटीन वर्क। डोंट स्टॉप कि मेरी एज हो गई है, आई एम नॉट सपोज टू डू इट एज मच एज यू कैन। डाइट का बहुत रोल है इसमें, जितना आप जंक फूड्स और स्वीट अवॉइड करोगे उतना आपका मेनोपॉज बहुत कंफर्टेबल रहेगा। एंड कीप अ चेक ऑन योर कैल्शियम लेवल्स और रेगुलर चेकअप कराते रहिए। एक पैप स्मीयर की टेस्ट है जो एक 30 ईयर्स के बाद हर फीमेल को एवरी 3 ईयर्स में करवा लेनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को 2 कैंसर का हमेशा खतरा होता है। एक होता है ब्रेस्ट कैंसर का, एक होता है सर्विकल कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर का आप हाथ से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी मंथ मेंसेस के 7th-8th डे पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके देखिए कि कोई गांठ तो नहीं लग रही है, निपल्स में से कोई ब्लड स्टेन डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है, या कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं लग रही है। अगर ऐसे है तो यू नीड टू गो टू योर नियर बाय डॉक्टर और उनको दिखाइए। दिस इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा होता है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को स्क्रीन आउट करने के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है पैप स्मीयर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आप नियर बाय कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाइए, एंड दिस टेस्ट शुड बी डन once in 3 years. So this is the basic screening test for cancers which are common in females. जैसे मैम हमने वुमेन की हेल्थ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी बातें की, तो मैं ये जानना चाहती थी पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर में हमारे पास यहाँ वुमेन के लिए क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? Paras JK Hospital is one answer to all the medical queries and medical problems in all age group females, especially in pregnancy as well. प्रेगनेंसी में कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी विद सम सॉर्ट ऑफ एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, दैट कैन बी टेकन केयर बिकॉज हमारा यहाँ का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और सेकेंड होता है प्रेगनेंसी में रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस, हार्ट में कोई छेद होता है जिसकी वजह से मदर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शी माइट इवन रिक्वायर एन ICU। तो ये सारा केयर जो है, वी हैव वेल इक्विप्ड ICU विद द बेस्ट डॉक्टर्स ओवर हियर। तो ये सारा केयर है अंडर वन रूफ आपको पारस में मिल जाता है। यहाँ के डायग्नोस्टिक सर्विसेज बहुत अच्छी है, यहाँ पे CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी उपलब्ध चीज़ें हैं। और NICU इज़ वन ऑफ द बेस्ट NICU ऑफ कोर्स। सो ये सारी चीज़ें अगर एक छत के नीचे मिल जाए तो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा, एक तो टाइम कम होगा, उसका टाइम कंजप्शन कम होगा, और इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पेशेंट इफ इज़ इन सीरियस कंडीशन तो उसको इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू अदर सेंटर, यहीं पे अगर सब ट्रीटमेंट हो जाए तो मॉर्बिडिटी बहुत कम रहेगी, मोर्टेलिटी बहुत कम रहेगी पेशेंट की। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया, आपने हमें अपना टाइम दिया। आज मदर्स डे के ओकेजन पे मैं सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।